हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्ज़ापुर अकेडमी पर। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भाग और अनुसूचियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये एक लिखित और निर्मित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें से आज हम भाग और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा पवित्र संविधान है जिसने हमें कई सारे अधिकार दिए हैं। उसके आगे हम देखते हैं, अगर हम भाग को देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारा संविधान की पुस्तक है और ये पुस्तक को हमने कई सारे भागों में बांट रखा है। समझ लीजिए, पहले भाग में हमने भारत के राज्य और क्षेत्र के बारे में लिख दिया, दूसरे भाग में हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान कर दिया, तीसरे भाग में हमने मौलिक अधिकारों को लिख दिया। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमें भाग की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने संविधान को भाग में क्यों बांटा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है बहुत ही विस्तृत संविधान है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ने और समझने के लिए, ताकि आगे चलकर संविधान को समझने में किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हमने जो एक जैसे अनुच्छेद थे उन्हें एक भाग में कर दिया। जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो दूसरा भाग है जिसमें हमने नागरिकता के बारे में लिखा है, तो नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसे हमने एक भाग में कर दिया। मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसे हमने एक पार्ट में कर दिया। संघ सरकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसे हमने एक भाग में कर दिया। राज्य सरकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसे हमने एक भाग में कर दिया। तो इस तरीके से करते करते पूरे 22 भाग बने, जिसमें कि हम देखेंगे कुछ 22 भाग के अंदर भी भाग जोड़े गए जिसको मिलाकर के 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन कुछ भागों को डिलीट किया गया जिसकी वजह से अभी भी पूरे 22 भाग ही हैं। तो हमारा जो पहला भाग है वो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, मतलब भारत और भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है और यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे भाग में नागरिकता की बात की गई है, जिसमें कि भारत से बाहर जाने वालों के लिए नागरिकता, बाहर के लोगों को भारत में आने के लिए जो नागरिकता के प्रावधान हैं, इन सभी प्रावधानों को अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमारा भाग है, तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अगर पूछा गया कि किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वो हमारा है भाग 3, जिसमें कि मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार जिसे कहा जाता है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद चौथा भाग हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कि हम DPSP भी बोलते हैं। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद देखते हैं मूल कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है। आप देखिए, यहाँ भाग 4 में DPSP था और उसके बाद इस भाग को जोड़ा गया 4A को, और इसमें मूल कर्तव्यों को लिखा गया, जिसमें कि हमें वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य प्राप्त हैं और यह अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। उसके बाद पाँचवा भाग हमारा है संघ। तो इसमें भारत सरकार से संबंधित जितने भी चीज़ें, संघ से संबंधित जितने भी चीज़ें रखी गई हैं, जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, इसमें CAG का प्रावधान है, तो ये सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो छठवां भाग है वह राज्य से संबंधित है। यह राज्य सरकार के संचालन से संबंधित इसमें सारे अनुच्छेद रखे गए हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 137 तक इसमें प्रावधान है। आगे हम देखते हैं भाग 7 के बारे में। तो जो भाग 7 है ये हमारा 1956 में हटा दिया गया था। भाग 8 देख लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वह इसमें रखे गए हैं, जिसमें जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। उसके बाद भाग 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायत कौन से भाग में दिया गया है, तो भाग 9 में पंचायत के गठन के बारे में दिया गया है, जिसमें कि पंचायत से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243O तक इसमें प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद है नगर पालिका। तो भाग 9 में पंचायत और 9A में नगर पालिका के बारे में लिखा गया है, जो कि आप देखेंगे कि 243 से 243O तक पंचायत के बारे में कहा गया है। उसके बाद 243P से लेकर ZG तक नगर पालिका के बारे में प्रावधान है। आगे हम देखते हैं हमारा जो 10वां भाग है, 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद लिखे गए हैं, जो कि अनुच्छेद 242 से लेकर 244 से लेकर 244A तक प्रावधान है। उसके बाद भाग 9 है। भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें हम देखेंगे विधायी संबंध जो होते हैं केंद्र राज्य के बीच, वित्तीय संबंध जो भी होते हैं, ये सब संबंध इसमें दर्शाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं भाग 12। भाग 12 में वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जिसमें कि हमारा वित्त आयोग वगैरह भी आ जाता है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं भाग 13।
भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में लिखा गया है। इसमें भारत के अंदर जो भी व्यापार करने के लिए प्रावधान है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक प्रावधान है। फिर हम देखते हैं भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक रखा गया है। इसके अंदर ही हम लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हमारा जो भाग 14A है यह जोड़ा गया था। भाग 14A में अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 223 से लेकर 223B तक है। उसके बाद देखते हैं निर्वाचन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 224 से लेकर 229A तक लिखा गया है। और हम देखते हैं कि इसी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसका गठन किया जाता है और इलेक्शन के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो भाग 16 है। भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक बताया गया है। उसके बाद देखते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अब अभी मैं आपको इम्पॉर्टेंट भाग बता दूंगी, जिससे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आप सारे भाग को पढ़ लीजिए, क्योंकि जानना भी ज़रूरी है। तो हमारा जो ये भाग 17 है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें हम देखते हैं कि हिंदी के बारे में बताया गया है और जितनी भी भाषाएं हमारे संविधान में हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद देखते हैं भाग 18। भाग 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आपात उपबंध, जो भी आपातकाल की जो घोषणाएं हैं, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें हम देखते हैं भाग अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं हम, हमारा जो भाग 19 है, भाग 19 जो है उसमें प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368 यहाँ होगा, 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं हम, हमारा जो भाग 20 में संविधान के संशोधन हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारा भाग 21 है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं। यह है 369 से लेकर 392 तक। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अंतिम भाग है, भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन आदि के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उसको बता देती हूँ, मैं उस पर टिक कर देती हूँ। आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला जो है, पहला इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भाग बहुत ज़रूरी है, तीसरा भाग, चौथा भाग, पाँचवा 4 ये हो गया, ये 5, 6। उसके बाद ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से हमारा भाग 8, 9 और 10, 9A। उसके बाद हम देखते हैं हमारा भाग 11, 14, यहाँ से निर्वाचन, भाग 15, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, उसके बाद संविधान के संशोधन। ये भाग आपको ज़रूर याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए, ये हमारे भाग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अनुसूचियों में हमें क्या पढ़ना है। हमारी जो अनुसूची है, अनुसूची के बारे में हम देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब 22 हो गई हैं। तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद संविधान में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, जिसके बाद की 12 अनुसूचियाँ कुल हो गई। चलिए हम देख लेते हैं हमारी पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो जो हमारा पहली अनुसूची, यहाँ पे हम देखेंगे इधर अनुसूचियाँ लिखी हैं और इधर विषय लिखे हैं, अनुसूचियों में कौन से विषय को लिखा गया है। हमारी जो पहली अनुसूची है वो संघ एवं नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें हम देखेंगे भारत के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारत द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्रों के बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में हम देखेंगे वेतन और भत्ते के बारे में लिखा गया है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, इन सब पदाधिकारियों के जो वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। तीसरी अनुसूची में देखते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में लिखा गया है।
ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो हमारी है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी इसका निर्धारण चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है। पाँचवीं अनुसूची देखते हैं। पाँचवीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में है। तो हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र हैं उस पे जो नियंत्रण होगा उससे संबंधित उपबंध बनाने के लिए अनुसूची 5 में लिखा गया है। आगे देखते हैं हमारी छठी अनुसूची में कौन से प्रावधान किए गए हैं। हमारी छठी अनुसूची में जो अभी हमने पाँचवीं अनुसूची में देखा कि भारत के सभी राज्यों में जहाँ भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनसे संबंधित जो उपबंध हैं वो पाँचवीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन जो हमारी छठी अनुसूची है यहाँ पे केवल 4 राज्यों के बारे में कहा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में। तो मैंने आपको ये कई बार पढ़ाया था कि 7वीं अनुसूची जो है वो उसमें 3 प्रकार की सूचियों के बारे में कहा गया है। जैसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। उसके बाद राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। उसके बाद हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया है जो कि कुल 22 भाषाएं जिसमें शामिल है। मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान के प्रारंभ में संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो हम ये देखेंगे कि 9वीं अनुसूची जो है ये बाद में जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में कुछ नियमों, विनियमों और विधि मान्यकरण के बारे में लिखा गया है। ये अनुसूची ऐसी अनुसूची थी जिसमें अगर किसी विषय को रख दिया जाता था तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून ऐसा कानून था जिसकी वजह से अगर कोई MP या MLA अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करता था और उसकी वजह से सरकार गिर जाती थी और ऐसी चीज़ें आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से ये प्रावधान लाना पड़ा और दल बदल कानून लाकर इसे कठोर बनाया गया। तो हमने पढ़ा था कि 9वें भाग में पंचायत के बारे में कहा गया था और अनुसूची में हम देखेंगे तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है कि पंचायतों को किस तरीके से शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, पंचायत किस तरीके से अपने ग्रामों का या जिलों का संचालन करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो 12वीं अनुसूची है, अंतिम अनुसूची है, इसमें नगर पालिका की शक्तियों और प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर हमने भाग 9 में पंचायत और भाग 9A में नगर पालिका के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये अनुसूची खत्म होती है। आज हमने भाग और अनुसूची दोनों को पढ़ लिया है और एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आप बताएंगे कि 11वीं अनुसूची और 9वें भाग में किसका वर्णन किया गया है। आप चाहें तो इसे डिटेल में बता सकते हैं या आप चाहें तो इसे शॉर्ट में बता सकते हैं। अगर आपका आंसर अच्छा हुआ तो हम उसे पिन करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।